हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 44। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। आज अपना सेशन एकदम धमाकेदार सेशन होगा गाइस, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। जैसे अपने डेली करते हैं वैसे ही होगा। चलो देखते हैं मोटिवेशन थॉट किसने लिखा है। ये लिखा है आपका मिस्टर खान ने। क्या लिखा है? अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। बहुत सही बात है, गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं गाइस। शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि अपने क्वेश्चन भी हैं और स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? किस सुल्तान ने भारत में इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया? मतलब इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किए। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्तदारी प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने, जो कि कौन से वंश का था आपका? तो गुलाम वंश का दूसरा मतलब राजा हुआ था इल्तुतमिश, ठीक है। और इनका शासन कब से कब तक चला? तो 1210 से और 1236 तक, ठीक है, 1210 से 1236 तक। और ये जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। अच्छा, इन्होंने और क्या किया था काम? इन्होंने एक 40 दासों का एक दल बनाया, जो अपने विरोधियों से निपटने के लिए एक 40 दासों का दल बनाया, जिसे क्या बोला गया? तुर्कान चहलगामी बोला गया। और इन्होंने राजधानी कहाँ से की? लाहौर से, दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित की, ठीक है, याद रखना। राजधानी कहाँ से कहाँ थी? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक है। अब देखो गाइस, कितने एक क्वेश्चन से इनके बारे में पूरी डिटेल जान ली। ऐसे ही आपने क्वेश्चन करेंगे और हर किसी के बारे में डिटेल ज़रूर जानेंगे। देखो, ये आपका सेट कराने का मकसद ये है कि आपको बस पूरी डिटेल बताना। मैं हर बार बताता हूँ आपको, इसीलिए। और ये किसकी मतलब की थी आपकी? इक्तदारी प्रथा। इक्तदारी प्रथा होती क्या थी? मतलब अपने छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राज्यों को बांटना इक्ता कहलाता था। तो इक्ता छोटे छोटे, और जो इन्हें चलाता था उसे क्या बोलते हैं? इक्तादार बोला जाता था, ठीक है। और किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर भूमध्य सागरीय मानसून। तो तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है? कई बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। अच्छा, भारत में मानसून कब एंटर करता है? तो 1 जून को भारत में मानसून एंटर करता है आपका केरल के पास से, ठीक है। और आपका 30 सितंबर तक रहता है। कब तक? 30 सितंबर तक भारत में रहता है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो याद रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता, तांबा, टिन, लोहा एवं कार्बन, टिन एवं सीसा। गाइज, ऐसा तो नहीं है कि स्पीड बहुत तेज से मैं चलता हूँ, स्पीड में सही लेके चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल बता दूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। अब देखो कैसे याद करोगे। कांसा है, कांसा को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया इस तरीके से। ये कांसा क्या बन जाएगा? कॉपर। कॉपर बन गया। और सा से क्या बन जाएगा? एसएन, जिसे क्या बोलते हैं? टिन बोला जाता है। एसएन को क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। आ गया? अब याद रहेगा हमेशा। का से कॉपर बन गया और सा से एसएन यानी कि टिन बोला जाता है, ठीक है। और कितने कितने परसेंट होता है? तो कॉपर आपका होता है 70-30 का, 70 और 10 का 90 और 10 का रेशो होता है। कॉपर जो होता है वो 90% होता है, टिन होता है आपका 10%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? हिमालय, सह्याद्री, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा।
तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? आपका मेघालय में पाई जाती हैं। जो गारो खासी जयंतियाँ होती हैं यहाँ पर झील भी पाई जाती है। उसके अलावा ये जो होती है जनजाति होती हैं, गारो खासी जनजाति पाई जाती है आपकी मेघालय के पास। उन्हीं के नाम पर ये पर्वत श्रृंखला का नाम भी रखा गया है। तो गारो खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो ऑप्शन ए हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के पिता कौन थे? अन्नाजी भोसले, धन्नाजी, शाहजी भोसले या फिर बाजीराव? तो शिवाजी के पिता कौन थे? तो ऑप्शन सी शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और इनका जन्म कब हुआ था? पूना के निकट शिवनेर किले में इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है। और पूछ लिया जाए इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव तो थे इनके गुरु और संरक्षक थे। अगर पूछ लिया जाए इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो थे आपके स्वामी समर्थ रामदास। स्वामी समर्थ रामदास। और इनका वो कब हुआ, मतलब राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इनका रायगढ़ में क्या कराया? राज्याभिषेक कराया। 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। किससे कराया? काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया, मतलब इन्होंने उनसे करवाया था। ठीक है। उसी टाइम इन्होंने क्या? छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि जो थी वो क्या की? धारण की। शिवाजी तो पहले ही नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि रीफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? यूरेनियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? तो सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ठीक है। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जो कि आपका क्या बोला जाता है? प्लाज्मा अवस्था बोली जाती है। ठीक है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? प्लाज्मा बोली जाती है। प्लाज्मा यही होता है, प्लाज्मा वो वाला नहीं जो ब्लड में होता है। प्लाज्मा एक चौथी अवस्था होती है। चलो मैं इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। आपने सुना होगा पदार्थ की कितनी 3 अवस्थाएं तो सुनी होंगी। चौथी अवस्था आपने सुनी होगी प्लाज्मा होती है, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था भी आपने सुनी होगी प्लाज्मा। लेकिन आपने इसका नाम तो सुना है कि प्लाज्मा होती है चौथी अवस्था, लेकिन होती क्या है? चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है, जो सूर्य में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अगर 5वीं अवस्था पूछ ली जाए पदार्थ की, 5वीं अवस्था कौन सी होती है? तो BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है वो आपकी पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मतलब पदार्थ को ले जाया जाता है, मतलब इस एक स्थिति तक रखा जाता है। ये आपकी 5वीं अवस्था कहलाती है। ठीक है। आगे समझ में गाइस? मैंने बहुत ये देखो NCERT लेवल का बताया मैंने आपको। आप अभी तक नहीं पता होगा कि चौथी अवस्था प्लाज्मा, मतलब पढ़ा हो तो बात अलग है, एक आध लोगों को प्लाज्मा पता तो होगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था, लेकिन अभी तक पता नहीं होगा कि होता क्या है। अब 5वीं अवस्था आपने आज पता कर ली। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? अब थोड़ा सा फोकस अपने लोग गाइस उस पर भी करेंगे, करेंट अफेयर्स पे। अब मैं करेंट अफेयर्स की भी चीज़ें आपको और अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको
करेंट अफेयर्स भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में आपकी शामिल हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 17 मई को। एक और मनाया जाता है आपका उच्च रक्तचाप दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी? सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? मिथाइल, इथाइन, प्रोपाइन या फिर ब्यूटाइन? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इथाइन। इसका सूत्र क्या होता है? C2H2। ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है आपका कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये IUPAC आ गया तो इसके बारे में जान लेते हैं। जितने भी देखो आपके केमिकल वर्ड होते हैं उनका नाम जो देने का कार्य होता है वो IUPAC के द्वारा दिया जाता है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यूनियन होता है, यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हाँ यूनियन होता है। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, आ गया समझ में? फुल फॉर्म इसकी मैंने बता दी। इसी के थ्रू जो होते हैं जितने भी आपके ब्यूटेन, मीथेन, सबके जो नाम दिए जाते हैं वो इसी के द्वारा दिए जाते हैं, संस्था है ये एक पूरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, सोना या फिर सिल्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिल्वर। लूनर कास्टिक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक बोला जाता है। ये आपका सिल्वर का अयस्क है, मतलब कि ओर्स है। देखो जो अयस्क क्या होता है, जैसे कि आपने ज़मीन मतलब आपने कोई चीज़ निकाली, आपको ज़मीन में कोई चीज़ मिल गई, लोहा टाइप की मान लो एक कोई चीज़ मिल गई। अब लोहा कोई ऐसी थोड़ी मिल गया आपको ज़मीन में, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसके अंदर से उसे गला के किसी तरीके से उसके अंदर से लोहा निकाला जाता है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है? फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 13, फिनॉल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बामाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कॉपर सल्फेट? तो फिनॉल का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसे और भी नाम से जाना जाता है, कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और आपका फेनालोइक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, फेनिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है फिनॉल को। आगे मैंने कितने नाम बताए? फेनोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फेनिक एसिड और हाइड्रोक्सी बेंजीन। फेनोइक और फेनिक अलग अलग है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, इसका फार्मूला होता है फिनॉल का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरिस सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट? तो संगमरमर को किस नाम से जाना जाता है?
तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने लिख भी लिया, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 15, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड। और यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है। गवर्नर पूछ लिया जाए तो कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर है। ठीक, याद रखना। और इसका गठन पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। किससे अलग हुआ था ये आपका? यूपी से अलग होके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्वयं शासन सरकार को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद या फिर एनी बेसेंट? सुशासन का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, आत्मसमर्पण। तो सुशासन सरकार को किसने शुरू किया? तो ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? 1917, 1922, 1928 या फिर 1930? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1930 को। देखो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की गई और गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहाँ का नमक कानून क्या किया? तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ दिया। अब कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को क्या किया? नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। और वहीं से किसकी शुरुआत होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। तो 6 अप्रैल फिर आपका 5 मार्च 1931 को गांधी जी फिर से आपका क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्यूबा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर, अटलांटिक सागर या फिर आर्कटिक महासागर? क्यूबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैरिबियन सागर में। क्यूबा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। गाइस देखो, आपके लिए जितनी मेहनत परीक्षा गुरु की टीम कर रही है, आप भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। देखो शेयर करने से क्या होता है, आपको भी पता लगता है और भी थोड़ा सा, देखो आप शेयर करोगे आपको भी फ़ायदा है कि मतलब आपकी वजह से कोई सीख रहा है। समझ रहे? जो नॉलेज आप लेते हो ना, अगर दूसरों को भी दोगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। ठीक है। और एक जस्ट ह्यूमन मतलब एक अच्छी बात भी होती है कि दूसरे की हेल्प करना, मदद करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी तो कहीं कोचिंग नहीं खुल रही है, अभी आपको पता ही है ना कोचिंग ओपन है, तो परीक्षा गुरु की टीम आपको क्या कर रही है? ऑनलाइन पढ़ा रही है। आपका देखो आपकी सारी क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। अभी आपका प्रैक्टिस सेट सारे चलेंगे तो देखना आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर उड़ीसा? देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक आध क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाता है बाई चांस। जैसे कि वो क्वेश्चन अभी तीन चार दिन पहले एक वीडियो में आपका वो पोखरण वाला राजस्थान लग गया था। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र लगा दिया था मैंने, पोखरण जो है वो कहाँ? महाराष्ट्र में लगा दिया। तो इतना थोड़ा बहुत हो जाता है, आप समझ लिया करो चीज़ों को। अब बाकी जब गड़बड़ हो जाता है कोई चीज़ तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उड़ीसा में हीराकुंड बांध। और किस नदी के तट पर है आपका? तो आपका महानदी के तट पर बसा हुआ है और ये सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, याद रखना।
अच्छा, उड़ीसा की बात आ गई, उड़ीसा के बारे में जाने थे। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो कि बिजू जनता दल पार्टी के हैं। और आपका गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये कब बना? इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। और ये किस नाम से पहले जाना जाता है? हैली। और वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट है। अब पूछ लिया जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? तो याद रखना हेमिश। हेमिश नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्षय रोग कौन सा अंग जो है प्रभावित करता है? क्षय रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? लीवर, अग्न्याशय, छोटी आंत या फिर फेफड़ा? तो क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी फेफड़ा, मतलब फेफड़े को आपके प्रभावित करता है। क्षय रोग को देखो क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी, और एक और नाम से जाना जाता है तपेदिक। देखो सब अलग अलग नाम से आ जाता है, याद रखना। ये तपेदिक नाम से भी जाना जाता है, टीबी के नाम से भी जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम के भी जाना जाता है क्षय रोग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये किससे फैलता है? तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। क्या याद रखोगे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। लिख के बता देता हूँ मैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका टीबी जो है वो फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। और अच्छा, अब क्वेश्चन आ ही गया तो बता देते हैं। विश्व क्षय रोग पूछा जाता है कभी कभी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस? तो 24 मार्च को। देखो गाइज, आपका करेंट अफेयर्स भी हो गया, साइंस भी हो गई एक ही क्वेश्चन में। आप अगर ये जी की वाली क्लास देख रहे हो ना, और साइंस की क्लास देख रहे हो, तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको थ्योरी देख लिया करो, जो भी आप नहीं समझ में आती है वो। बाकी भी और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव, इंद्र, सूर्य या फिर विष्णु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिव को समर्पित है ना, ये शिव नहीं, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखना सूर्य को समर्पित है। अच्छा, ये सूर्य का समर्पित जो है आपका उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका सूर्य मंदिर है। बाकी चीन में भी एक सूर्य मंदिर है, और मिस्र में भी एक सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि अबू सिम्बल का मंदिर बोला जाता है। हालांकि अब इसके अवशेष स्थित मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा मिस्र की बात आ गई, तो मिस्र की राजधानी क्या है आपकी? काहिरा। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये अरब साम्राज्य के अंतर्गत आता है, जो अरब लीग है ना, उसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए तो तांती हसन करके हैं, तांती हसन करके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? महेश पांडे, कौटिल्य, नरहरि दास या फिर नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? शुआन, हांगू, नील या फिर हड़प्पा?
देखो जैसे अपने भारत देश के अंदर हड़प्पा सभ्यता फेमस है, वैसे ही आपकी बहुत सारे देशों में, जैसे कि आपका मिस्र की सभ्यता, जो मेसापोटामिया की सभ्यता होती है वो मिस्र की सभ्यता कहलाती है। ऐसी चीन में भी सभ्यताएं थी, अलग अलग देशों में बहुत सारी सभ्यताएं स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुआन। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? शुआन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। अब देखो आपको ये तो हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार चुका है। लेकिन एक चीज़ आप आप ध्यान रखा करो, अब जो है आपको डेट याद, जब एक चीज़ आपको याद हो जाए तो दूसरी चीज़ याद रखने की कोशिश किया करो। अब जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में तो हुआ, लेकिन कभी कभी डेट एग्जिट आ जाती है, तो याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। घोषणा हालांकि पहले हो गई थी। और पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ और किसने किया, तो याद रखना 1911 में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन क्या हो गया? रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड, उस टाइम वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज पंचम के आगमन पर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्यूटेन। देखो दूसरी भी पाई जाती है आपकी प्रोपेन, याद रखना। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी ब्यूटेन नहीं देते तो प्रोपेन आंसर लगाना है। ये किस में बात कर रहा है? आपका एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस में। अगर पूछ लिया जाए सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखना मीथेन। अगर मीथेन ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना ईथेन। ठीक है, मीथेन और ईथेन आपकी सीएनजी में पाई जाती है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। अच्छा, जो लाइटर होता है, लाइटर में भी आपकी ब्यूटेन गैस पाई जाती है। जो लाइटर होता है ना जलाने वाला, उसमें भी ब्यूटेन गैस पाई जाती है। अच्छा, सिगरेट जो होती है, सिगरेट की बात आ गई तो जो सिगरेट जलाते हैं उसमें एक गैस पाई जाती है आपकी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड भी जहाँ तक पाई जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मुख्यतः पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? आपके सांस में जाएगी, अंदर जाके आपकी ब्लड में जाकर, ब्लड में ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है उसे कम करता है। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो सारे ब्लड में जाती है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन की क्षमता को कम करेगा। तो इससे क्या होगा? आपको कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको कमज़ोरी भी आती है, चक्कर आ जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 27। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? Fe2O3, Fe3O2, Fe3O2 या Fe3O4? ये इस तरीके से है, सापेक्ष में लिखा हुआ Fe3O4 इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, Fe3O4 मैग्नेटाइट। और किसका अयस्क है ये? किसका अयस्क है ये? तो याद रखना ये लोहे का अयस्क है। ठीक है, मैग्नेटाइट का लोहे का अयस्क है। और जान लेते हैं लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं। इंपॉर्टेंट अयस्क बहुत सारे आ जाते हैं। एक आता है आपका ह्यूमेनाइट। क्या होता है? ह्यूमेनाइट होता है। और एक होता है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट आपका हो गया, सिडेराइट, आयरन पायराइट, और एक आपका होता है कॉपर पायराइट। ठीक है, लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं? और भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ होती है, क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है? अनलिमिटेड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसके अयस्क पूछ लिए जाएंगे, तो वो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो लोहे के कौन कौन से अयस्क है?
हेमेटाइट है, मैंने ह्यूमेनाइट बता दिया। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। ठीक है। अब मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। कहो तो सबके सूत्र भी बता सकता हूँ। हेमेटाइट का आपका सूत्र होगा Fe2O3, लिमोनाइट का 2Fe2O3 3H2O, और मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडेराइट का Fe3CO3, आयरन पायराइट का FeH2 और कॉपर पायराइट का आपका CuFeS2। देखो गाइज, ये चीज़ आपको करनी है, बस ऐसे ही याद करना है आपको, कोई एग्ज़ाम और कोई चीज़ आपके बचना नहीं है। शोरा का व्यापारिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर लेड सल्फाइड। तो शोरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी को क्या बोला जाए? शोरा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, अमेरिका, फिनलैंड या फिर दक्षिण कोरिया। तो पहला शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए, फ्रांस में। अच्छा, पहली बार जो आपका ग्रीष्मकालीन या पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए? तो आपके 1896 में एथेंस, यूनान के एथेंस ग्रीस में कराए गए। ठीक है, यूनान के एथेंस में कराए गए पहली बार 1896 में। और पूछा जाए वो ग्रीष्मकालीन जो खेल हुए थे वो 1896 में पहली बार जो कराए गए वो ग्रीष्मकालीन ही कराए गए। और शीतकालीन ओलंपिक कब कराए गए? तो आपके फ्रांस में कराए गए। 1992 से पहले ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन एक ही डेट पे होते थे, लेकिन 1992 के बाद से अलग अलग डेट पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक का जो पूछ लिया जाए, ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो पियोरे डी कुबर्टियन को ओलंपिक खेल का जन्मदाता बोला जाता है। अच्छा, ओलंपिक जो कमेटी होती है आपकी OIC करके, IOC करके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? स्विट्ज़रलैंड के लेजाने में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड पूछ लिया जाए प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बॉच। कौन है? थॉमस बॉच। ठीक है, याद रखना गाइस। देखो कितनी हमने एक क्वेश्चन किया और कितनी सारे हमने क्वेश्चन इसके बारे में जान लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और आपका लास्ट ईयर अभी क्या कहाँ होना था? 2020 का आपका होना था इसमें जापान में, बट क्या हुआ? कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा टिन, तांबा निकेल, तांबा लोहा, तांबा जस्ता। पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। देखो तांबा जो है वो किसी में नहीं पाया जाता। तांबा जो होता है, क्या कॉपर जो होता है आपका, वो क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जस्ता को जिंक बोलते हैं, पता होगा, लेकिन ये होता है कि बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? कई बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, बर्मा, बेरूत या फिर क्यात। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए, थिम्पू। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान के देखो जो यहाँ की करेंसी बोली जाती है वो आपकी डोज का, जो यहाँ पे भाषा बोली जाती है
वो आपकी बोली जाती है डोज़गा करके, डोज़गा भाषा बोली जाती है, ठीक है, डोज़गा यहाँ की भाषा है। और जो आपने देखा होगा जैसे कि अपने यहाँ चलता है जीडीपी, हर वर्ल्ड में यही चलता है, इसके बारे में पता लग जाता है कि जीडीपी किस देश की कितनी है, तो उसी हिसाब से विकासशील देश माना जाता है। लेकिन इन लोगों का कुछ अलग चलता है। भूटान जो है वो जीडीपी में बिलीव नहीं करता, ये आपका करता है जीएचआई में, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। जो आप देखते होंगे ग्लोबल इंडेक्स मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है वो स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी भूटान से ही होती है। यहाँ पर जीडीपी को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ के मतलब अगर पर्सनली मैं वैसे बताऊँ आपको, तो यहाँ के लोगों का मानना जो है वो रुपए में नहीं है, वो लोग एक खुशहाली से रहना जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जीएचआई आपकी चलती है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है वो वहीं से भूटान ने ही दिया था पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तांबा, एल्युमिनियम, सोना या फिर चांदी। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का। और इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 और 2H2O। कितना हो गया आपका, Al2O3 और 2H2O इसका फार्मूला होता है। बॉक्साइट का बताया मैंने, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम के ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के और भी अयस्क हैं, एक तो आपका बॉक्साइट हो गया, एक आपका आ गया कोरंडम, कोरंडम जो कि आपका क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3 इसका फार्मूला होता है। और एक आपका होता है फेल्सफेयर, फेल्सफेयर जिसका फार्मूला होता है KAlSi3O8। एक और होता है आपका क्रायोलाइट Na3Al F6। एक और होता है आपका एल्यूनाइट K2S4Al2SO4 का होल थ्राइज 4AlOH का होल थ्राइज, ठीक है। लंबा फार्मूला है, कोई नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं, बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सफेयर, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट। किसके अयस्क है, एल्यूमिनियम के। और लोहे के मैंने बता दिए थे। देखो गाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नोट कर लिया करो, आप नोट कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा इनमें से कुछ अलग आएगा तो वो आपको पता लग जाएगा। देखो बहुत सारे लोग मालूम है क्या सोचते हैं कि हम जो है ज़्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। मैंने देखा बोले हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप वही चीज़ पढ़ना चाह रहे हो। ये होता नहीं होता है, सच बात है नहीं कि मतलब आप वही चीज़ पढ़ना चाह रहे हो जो आपने एक बार पढ़ लिया। अब आगे बढ़ना है तो आपको और पढ़ना पड़ेगा और अंदर घुसना पड़ेगा उस चीज़ में, तभी तो आप सीखोगे। तो ये मत सोचा करो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक बार में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया फार्मूला आपको नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, आपको याद होगा। इसी वजह से तो क्वेश्चन देखा होगा आपने बहुत सारे, मैं रिपीटेड लेता हूँ, इसी वजह से लेता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए चीज़ें। एक क्वेश्चन बार बार आता है तो याद हो जाता है। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, नासिक, पुणे, भोपाल या फिर मैसूर। तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, स्वीडन, बेल्जियम, अमेरिका या फिर जर्मनी। संघीय व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अमेरिका। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन, दीनार, यूरो या फिर लीरा। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ऑप्शन ए येन। अच्छा जापान के वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है आपके, शिंजो अबे। वो प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो अबे। और जापान की इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है आपका,
होन्शो द्वीप पर, याद रखना होन्शो द्वीप पर आपका जापान का राजधानी टोक्यो बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर ऑक्सीजन? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी मीथेन, CH4। अच्छा, ये मेनली आपकी होती कहाँ है मार्स गैस? जो आपने देखा होगा जो काई होती है ना तालाबों वगैरह में जमाती, वो अगर उसे मतलब हटा के सुखाओगे तो वो एक काई जो बन जाती है वो मीथेन ही कहलाती है। आपने देखा होगा मतलब नालों वगैरह में ग्रीन ग्रीन जो बन जाती है ना, वो आपकी मीथेन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1947, 1956 या फिर 1961? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1961 में। कहाँ पर की गई आपकी? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पर है आपका? सर्बिया में। ठीक है, जो कि आपका नोवाक जोकोविच जो खिलाड़ी है वो सर्बिया से रिलेटेड है, संबंधित है। तो इसकी स्थापना कहाँ गई? 1961 में बेलग्रेड में सर्बिया में की गई। अच्छा, ये किन के प्रयासों से की गई थी? तो याद रखना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका के राष्ट्रपति और बहुत सारे लोग थे। ठीक है, भारत में अगर पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें क्या था कि मतलब कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, यही सारी चीज़ें इसमें संबंधित थी। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, इसमें किस देश मेंबर हैं? तो 120 देश इसमें मेंबर हैं, बाकी ऑब्जर्वर हैं और भी एक आध हैं। मेन जो है बस ये इतना याद कर लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवा? तो बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। देखो, पहले नंबर पे आपकी आती है इंग्लिश, दूसरे नंबर पे आती है आपकी चीनी और तीसरे नंबर पे आती है अपनी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लेड पर ऑक्साइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर? तो विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, ठीक है, चलो बड़े आगे गाइस। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का आ ही गया तो इसका इस्तेमाल जान लेते हैं किस किस में होता है। तो इसके इस्तेमाल जो होता है वस्त्र कागज़ उद्योग में विरंजन मतलब ब्लीचिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और पीने का जो पानी होता है, पीने के पानी को कीटाणुनाशक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होती है आपकी CHCl3, उसको भी इसे बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जानते ही हो, जो क्या नाम है, जिससे सूंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सोल्डर टाका किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ता, टिन सीसा, तांबा टिन या लोहा निकेल? सोल्डर टाका किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टिन तथा सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, SN और PB, लेड बोलते हैं शीशा को। ये वो वाला शीशा नहीं है, ये लेड वाला शीशा है। और इनकी अगर मात्रा पूछ ली जाए कितनी कितनी होती है, तो याद रखना इनकी मात्रा होती है 50-50%। 50% टिन होता है, 50% आपका शीशा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आज का लग रहा है लास्ट क्वेश्चन ये। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और 2H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। चलो ये जान लेते हैं ये किससे प्राप्त किया जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जिप्सम से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या होता है? CaSO4 और 1/H2O। अब कैसे प्राप्त किया जाता है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लो ध्यान से। जैसे कि आपका होता है मतलब जिप्सम है, तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2O, ये फार्मूला है। फिर इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका? CaSO4 और 1/2H2O। तो फिर ये क्या कहलाता है? CaSO4 1/2H2O, ये आपका कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे समझ में। और जो CaSO4 होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में बनते हैं। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो परीक्षा गुरु की टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है, मैथ भी लेके आ रही है, रीजनिंग भी। बहुत जल्द आपकी 1 by 1 क्लास आएंगे। ठीक है, परेशान ना हो, बिल्कुल भी तैयारी करते रहो जम के एकदम बढ़िया तरीके से। जो भी डाउट है, देखो अभी ये सबसे बढ़िया मौका है, जो भी चीज़ आपकी वीक है कि चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, किसी भी सब्जेक्ट में, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लो। और बाकी आपको अगर ये वाली क्लास ले रहे हो GA GK की, मैथ की और रीजनिंग की, तो आपको यकीन मानो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से जानते हो, बस मेहनत से लगे रहो। आपका पता ही है अगले में अगस्त में आपका CHSL का है, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम के भी नोटिस जल्दी आ जाएंगे और फायरमैन का भी एग्ज़ाम जल्दी है। तो बस तैयारी करते रहो कंटिन्यू। ओके, बाय बाय एवरीवन। और दूसरी क्लास भी देख लेना।